हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सोल्यूशन रिकॉर्डिंग। अब ये वाला जो है पेपर ये 29 जनवरी 2025 तो 29 जनवरी 2025 का पेपर है और मॉर्निंग वाला है। ठीक है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट का पेपर है, शिफ्ट 1। इसका फिजिक्स वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पेपर जो ओवरऑल है इसका स्टैंडर्ड जो था मीडियोकर था, ना बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मीडियम लेवल का था। जैसे 22 तारीख का एक मॉर्निंग का पेपर था, वो तो बहुत ही लंबा था, काफ़ी स्टैंडर्ड भी अच्छा था, उतना डिफिकल्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। ठीक है, तो अब चलिए आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आप सब लोगों ने कर भी दिया होगा। कहता है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो Q 0 हो जाएगी, तो वर्क डन को आप नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। तो वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का है, इसके अंदर कोलिजन भी यूज करा है, सर्कुलर मोशन भी यूज करा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वरना क्वेश्चन आसान है। इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्टिकल थीटा एंगल से नीचे पहुंचेगा। तो जब ये पार्टिकल थीटा एंगल से नीचे पहुंचता है तो हमको सबको पता है कि ये कितनी हाइट नीचे गिरता है, L माइनस एल कॉस थीटा, इतनी हाइट नीचे गिरेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज कर देता है, mgh, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन आएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एम कैंसिल हो जाएगा, एंगल दे रखा है 60, cos 60 होता है हाफ, तो ये बन जाएगा L/2 इंटू जी, L/2 इंटू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जब ये टकराने वाला है, जब ये नीचे पहुंच गया, उस समय इसके पास वेलोसिटी होगी √GL या GR कह सकते हो, L या R कुछ भी यूज कर लो, क्योंकि धागे की लेंथ है R। अब इसका खुद का मास है m। अब ये क्वेश्चन कोलिजन में चला जाता है, अब ये क्वेश्चन कोलिजन का पार्ट है। तो कह रहा है पीछे से ये जो पेंडुलम है इसका मास है m, तो m मास की एक ऑब्जेक्ट आती है √GR के स्पीड से, सामने एक पार्टिकल है m/2 का, m/2 मास का, वो रेस्ट पे है, और इनका एक इलास्टिक कोलिजन होता है। अब इनका जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होगी 1। आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, यानी कि इसका m मास का कोलिजन के बाद कितना वेलोसिटी आता है v1, वो आपको निकालना है। तो इसका v1 ले लेते हैं, दूसरे वाले का ले लेते हैं v2। अब पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा देंगे, m इंटू, इसको मैं v0 कह लेता हूं क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, mv0 इज इक्वल टू mv1 प्लस m/2 इंटू v2। यहां से m कैंसिल हो गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गई। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज v0। मुझे चाहिए v1, मुझे v1 चाहिए, तो मैं v2 को एलिमिनेट कर दूंगा, तो मैं लिख रहा हूं v2 इज इक्वल टू v0 प्लस v1। इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो इक्वेशन बन गई v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2, यानी कि v0/2 प्लस v1/2। ये इधर भागेगा, v0/2 इज इक्वल टू 3v1/2, ये खत्म, v0 की वैल्यू थी √GR/3 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, तो आंसर विल बी √GR/3। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर ग्राफ पूछे गए हैं। ठीक है, ग्राफ पूछे गए हैं और हमारे को बात करिए लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है f। तो अब इसमें दो बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। ये लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही रहता है, तो नेगेटिव साइड में ही जा रहा है। ठीक है, सारे वैल्यूज नेगेटिव में है। इमेज यहां पे बनता है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ऊपर जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, बहुत दूरी पे होगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी,
तो इमेज डिस्टेंस कितना होता है फोकस, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये बनेगा फोकस। तो ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी तो आपको दिख रहा है इमेज डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन तो कट गया, फर्स्ट ऑप्शन आ सकती है। आगे चलते हैं, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत दूर जा रहा है, लीनियर ग्राफ तो नहीं बनता है, और यहां पे देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे जा रहा है तो इमेज डिस्टेंस भी इंफिनिटी, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पे आपको पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शेप से एक छोटे से पॉइंट से कैलकुलेट बता सकते हो कि आंसर विल बी 1। मुझे एग्जैक्ट रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंस की बात हो रही है तो 1/v माइनस 1/u 1/f, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात सोचूंगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है तो इमेज डिस्टेंस होता है फोकस पे। जितना ऑब्जेक्ट पास आता है, जितना ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है इमेज दूर जाती है। जितना ऑब्जेक्ट पास आता है, याद करो, जितना ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज उतनी दूर जाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है, तो इसका मतलब यही ग्राफ पॉसिबल है। तो आपने बिना एग्जैक्ट रिलेशन निकाले आंसर निकाल दिया, आंसर विल कम आउट टू बी ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये वाला एम्पियर लॉ का क्वेश्चन है, एम्पियर लॉ का क्वेश्चन है, इसके अंदर एक पॉइंट इंटरनल है, एक पॉइंट एक्सटर्नल है। तो इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जो वायर होती है, वायर का अपना खुद का रेडियस है r, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स इंटरनल होंगे, कुछ पॉइंट्स एक्सटर्नल होंगे। तो हम कहते हैं सेंटर से दूरी है x, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I/2πx। जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सरफेस पे होती है, सरफेस पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0I/2πr। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कह रहा है डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द सेंटर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्सटर्नल पॉइंट की। तो एक्सटर्नल पॉइंट का x बन गया 2r, बाकी सब कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2r। तो बाहर का पॉइंट होना चाहिए 2r, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, दो ऑप्शन आ गए, बाकी के दो तो वैसे ही कट गए। अब इंटरनल पॉइंट की बात करता हूं, तो इंटरनल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड हाफ ऑफ मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0Ix डिवाइडेड बाय 2π इंटू r स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम μ0I/2πr। आप देखो μ0I पूरा कट गया, 2πr पूरा कट गया, एक r बच गया, तो x/r इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू r/2। फोर्थ ऑप्शन आपका फिट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, सिर्फ इसने थोड़ी सी बात को बदल दिया है, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। कहता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सप्रेस्ड, सप्रेस्ड मतलब रोकी जा सकती है, कम करी जा सकती है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया जाए फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे। तो वो जो मेटल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, अगर उसका पोटेंशियल नेगेटिव बना दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर तुमने इसी का पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी ये खुद ही खा जाएगा, तो इसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो एक तरह से ये वैल्यू जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के जैसी बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? पोलैरिटी की बात छोड़ भी दो तो ये वैल्यू एक तरह से उसकी एनर्जी खा जा रही है। अब तुम्हें पता है इसके अंदर कंडीशन बनती है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू वीएस, ये इक्वेशन तुम्हारे को पता होगी। अब कहता है नेगेटिव पोटेंशियल विच स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। सही बात है, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में लीनियर रिलेशन है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों बराबर है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो इट इज नॉट द करेक्ट, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 30 तक हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब अच्छा और कौन से रहे? हाँ, नाउ
दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब आपको फॉर्मूले पता होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी पहाड़ पे चले गए तो पहला स्टेटमेंट देखो, व्हेन यू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो अर्थ के सेंटर से दूर चले गए, तो इसका मतलब जी की वैल्यू कम हो गई, जी की वैल्यू कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी कम होता है, नीचे जाओ तो भी जी कम होता है, तो जी अगर रिड्यूस होगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लॉन्ग टाइम लगेगा, टाइम पीरियड इज लॉन्गर। यस, ट्रू हो गई, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है टाइम पीरियड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जी एंड वाइस वर्सा। सही बात है, जी कम टाइम ज्यादा, जी ज्यादा टाइम कम, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और यही इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये इसका मतलब ये वाला आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, दिस आंसर विल बी सेकंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। किधर गया, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ग्राफ बनाना था, यू हैव टू मेक द ग्राफ, डी ब्रोगली इक्वेशन लगा देते हैं। तो कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी है, तो लैम्डा होता है h बाय एम वी, इसको लिख दूंगा h बाय अंडर रूट 2 एम के, यहाँ पे k अपनी काइनेटिक एनर्जी है, स्क्वायरिंग कर दो तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर इंटू 1 बाय के। अब 1 बाय के को लिखो y, क्योंकि y एक्सिस में प्लॉट हुआ है ना, तो ये बन गया y, ठीक है। उसके बाद h बाय 2m स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, c इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा x में आ रहा है तो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, तो पैराबोला की इक्वेशन बन रही है और ये पैराबोला ऊपर खुलता हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाला ग्राफ बनेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब यहां से चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में शायद इन लोगों ने टाइपिंग करते समय कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग केसेस के साथ मैच करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, इनसाइड अ शेल, तो शेल के अंदर फील्ड होती है 0, तो ए का बनेगा थर्ड, ए का बनेगा थर्ड, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए थर्ड आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल में आपको सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ए इज थर्ड, तो इसका मतलब एक ही जगह है जहां पे थर्ड आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। इसमें बाकी सारी चीजें करेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लेन शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज बी का सेकंड। सी वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, सी वाले के अंदर इन्होंने आंसर दिया है फोर्थ, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होता है, टोटल चार्ज होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है वो, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चार्ज निकालने के लिए आपको 4 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये शायद उन्होंने टाइपिंग करते समय गलत कर दिया है, हो सकता है वो एनटीए वाले बोनस देते हैं, हो सकता है नहीं दे, वो उनकी मर्जी, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, बट दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। तो ये वाला तो, लेकिन फिर भी बाकी के सब करेक्ट हैं, डी का फर्स्ट आएगा, ठीक है, और सी के अंदर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है एनटीए से। खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, दोनों के एंगल दे रखे हैं और पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैं लिख रहा हूँ h1 बाय h2, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो u कॉमन है, g कॉमन है, तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों एंगल पता है, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे साइन ए माइनस बी से, तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, इस टाइप की कंडीशन बनेगी, इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे साइन ए प्लस बी लगाएंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से रूट टू कैंसिल हो जाएंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 अल्फा। अब इस टाइप का ऑप्शन चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन,
तो 34 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। 34 उसके बाद नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको सबको करा होना चाहिए, एच सी वर्मा वगैरह सब जगह गिवन है। इसके अंदर कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल को ऑसिलेशन करवा रहा है एसएचएम। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो वो जब इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो ऑसिलेशन करता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। ठीक है, आई होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी होती है डायपोल मोमेंट, ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ डायपोल ऑसिलेशन। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। पार्टिकल्स के मास दे रखे हैं m, चार्ज दे रखे हैं q, तो टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई। अब एक पार्टिकल m मास का, एक पार्टिकल m मास का, बीच के डिस्टेंस l, तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा l/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, तो mr², दिस विल बिकम 2 इंटू m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, 2mr², दो पार्टिकल है, डिवाइडेड बाय p हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 1 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, एक l भी कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ml बाय QE और एक 2 बचेगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका पूरा पूरा मैच हो जाएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा है, उसका चोक कॉइल जो है वो इसी बेसिस पे बनता है, और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, चोक कॉइल इज नथिंग बट अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस, इंडक्टर होता है वो, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस। इसका काम क्या होता है, अगर ट्यूबलाइट को डायरेक्ट घर की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई में कनेक्ट कर दो, तो इनपुट वोल्टेज बहुत बड़ी होती है, इनपुट करंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो ट्यूबलाइट जल जाएगी। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली उसके अंदर करंट और वोल्टेज को कम करता है। तो चोक कॉइल जो है उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस होती है बहुत ही कम। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये ट्यूब के अंदर यूज करा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक पावर को, घर की पावर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए तो ट्यूब डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस कम इसीलिए लेते हैं क्योंकि पावर कंजम्पशन कम करनी है, बिजली का बिल ज्यादा ना आए। ठीक है, इस वजह से रेजिस्टेंस कम लेते हैं। चोक कॉइल को यूज करके वोल्टेज जो है इतने फैक्टर से कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसके अंदर जो है अगर चोक कॉइल नहीं यूज करेंगे तो वोल्टेज जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आ जाएगी, ट्यूब खराब हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यही इसका रीजन है। बोथ आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाले क्वेश्चन में जो है आंसर थोड़े से अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस माइट बी गिवन एज बोनस, हो सकता है। ठीक है, एनटीए की मर्जी के ऊपर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, एक तरफ का n1 एक तरफ का n2, क्रिटिकल एंगल है थीटा 1। तो n2 बड़ा है, देखो n2 बड़ा है, सबसे छोटा है n1, n2 बड़ा है, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा 1 इट इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। म्यू होगा हाइयर डिवाइड बाय लोअर, तो 1 बाय म्यू मतलब n2 बाय n1, n1 ऊपर चला जाएगा, n1 बाय n2। सिमिलरली जब मीडियम बदल दिया, अब मीडियम चेंज कर दिया, n1 को सेम रखा। ठीक है, n2 की जगह लगाया n3। अब सेम टाइप की कंडीशन आएगी, दूसरा एंगल बनता है साइन थीटा 2, n1 सेम है तो n1 बाय n3, करेक्ट है। आ गए। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें 2 और 3 को, तो 2/5 आता है। अब हमारे को निकालना है थीटा 1, तो मैं क्या कहता हूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा लगाते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं x, इसको अज्यूम कर लेते हैं y। तो हमने बेसिकली थीटा 1 निकालना है, तो साइन थीटा निकाल लेंगे तो साइन इनवर्स से थीटा 1 आ जाएगा, x निकालना है। तो अगर इनको डिवाइड कर दें, तो x अपॉन वाई ये बन रहा है n1 बाय n2 डिवाइडेड बाय n1 बाय n3, ये खत्म n3 बाय 2, 3/2 यानी कि इसका उल्टा 3/2 होगा 5/2, दिस इज इक्वल टू 5/2। क्लियर। उसके बाद तुमने लिया साइन थीटा 1 x साइन थीटा 2 y, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हाफ, तो इसका मतलब y माइनस एक्स
y माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब मुझे चाहिए x, तो क्या करते हैं, यहाँ से y लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x बाय 5, y को ऊपर भेज दो, y इज इक्वल टू 2x बाय 5, इसको यहाँ पुट करो। तो 2x बाय 5 माइनस x इज इक्वल टू हाफ, तो दिस विल बिकम माइनस 3x बाय 5 इज इक्वल टू हाफ, 5 ऊपर जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 6। तो साइन थीटा 1 माइनस 5 बाय 6, इस टाइप की वैल्यू आ रही है। दिक्कत यह है कि नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं बन सकते क्यों आएंगे। अब इसका मतलब कुछ मिलता जुलता आंसर ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन एनटीए वालों ने शायद ये वाला ऑप्शन मार्क करा है। ये एनटीए का आंसर है, कैलकुलेशन करके ये वाला आंसर आ रहा है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बोनस के फॉर्म में आगे दे दिया जाए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, एंड का नैंड है, और का नॉर है, उसके बाद फिर से नैंड है। तो अब अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि टोटल गेट है कौन सा, तो सबसे आसान तरीका होता है कि तुम क्या करो, ट्रूथ टेबल बना लो। कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाओ, ए बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और उसके बाद फिर आउटपुट देख लो। तो मैंने बोला सबसे पहले दोनों जीरो हैं, तो उनका एंड भी जीरो होगा, उसका नॉट बनेगा 1। ये भी जीरो, ये भी जीरो, और होगा 0 0 का नॉट बनेगा 1, 1 और 1 का एंड है 1 1, इसका नॉट बनेगा 0। सही है। उसके बाद एक है 0 एक है 1, एंड बनेगा 0 0 का नॉट 1, एक है 0 1, इनका और बनेगा 1 1 का नॉट जो है 1 का नॉट बनेगा 0। ठीक है, एक 1 एक 0, एंड बनेगा 0 0 का नॉट 1। उसके बाद अब फिर से चेंज करो, अब इसको फिर से चेंज करो। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब करो 1 0, नाउ डू इट 1 0, तो 1 0। ठीक है, नाउ 1 एंड 0, एंड बनेगा 0 0 का नॉट बनेगा 0 का नॉट बनेगा 1, तो ये 1 ही अभी भी। इसका फिर से 1 बनेगा, इसका नॉट फिर से 0 बनेगा, फिर से सेम कंडीशन आएगी, 1 एंड 0, एंड 0 0 का नॉट है 1। और आखिरी वाले में जब दोनों 1 होंगे तो 1 एंड 1 का एंड यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू 0, 1 एंड 1 इसकी वैल्यू बनेगी 0 0 0 दोनों है, आउटपुट इज ऑल्सो 0 0 का नॉट बनेगा 1। तो देखो आउटपुट में 0 1 1 1 आ रहे हैं, ये वाला गेट होता है और, दिस गेट इज और गेट। अगर आप चाहो तो आप इसको बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हो। उसके अंदर आप ये लिखोगे ये एंड का नॉट है, तो ऊपर वाले को लिखोगे ए बी एंड इसका नॉट कंजुगेट, इसको लिखोगे ए प्लस बी का नॉट है, ठीक है, इंटू ए प्लस बी होल का नॉट है, और ये दोनों मिलकर हो रहे हैं एंड, तो मैंने बीच में एंड लगाया है, और उसका होल का नॉट है, तो ये होल का नॉट, इस तरीके का गेट बनेगा। तो आप इसको बूलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई करो, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, तो ये और ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ट्रूथ टेबल से भी निकाल सकते हो, बच्चों को रूल्स याद रहते नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इस कॉइल के खुद के करंट पे डिपेंड करेगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जो करंट आएगा वो साथ वाली कॉइल का आता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अपना खुद का इंडक्टेंस, तो अपना खुद का करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दो कॉइल के बीच का, तो सेकंड वाले का करंट लेते हैं। और इस कंडीशन में दोनों ही इंडक्टेंस हैं, तो इंडक्टेंस करंट को बदलने तो देगी नहीं, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आती हैं, तो इस तरह की हमारी कंडीशन बनेगी, माइनस L1 di1 बाई dt, L1 के साथ I1 और म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ I2, म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ I2, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही करंट के चेंज को अपोज करते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट। अब कह रहा है डायमेंशन का क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इंपल्स होती है फोर्स इनटू टाइम, तो कभी भी इनका डायमेंशन सेम नहीं होता, आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के ऊपर बना हुआ है, बल्क मॉडुलस का कहता है कितनी फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगी। बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको ऊपर भेज देते हैं, बी को नीचे ले आते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। प्रेशर हो जाएगा इतनी डेप्थ है, तो एच रो जी
एच रो जी डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस 2 इंटू 10⁹9। अब हाइट दे रखी है किलोमीटर में, उसको मीटर में करेंगे 2500। अब किलोमीटर है, मीटर में कर रहा हूँ। डेंसिटी, डेंसिटी पता होनी चाहिए, पानी की 10⁻3, जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁹9। इसके साथ साथ आपको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 100 इधर भी 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये 25/20 आता है, यानी कि 5/4, 5/4 यानी कि 1.25। ठीक है, यू कैन चेक, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये तो कैलकुलेशन तो आसान है, इसमें सिर्फ पावर पावर ही तो काटनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन फिर से वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन इट इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन आपका सबका हो जाना चाहिए था। देखिए, कहता है कि जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है n√gr, लोएस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है k2, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है k1, दोनों का रेशियो निकालो। तो मैं कहता हूं k2/k1। k2 कितनी होगी, कितनी हाइट नीचे आ गया, कितनी हाइट नीचे आ गया, 2r। तो इतनी ग्रेविटी लॉस हो गई, इतनी ग्रेविटी लॉस हो गई, वो काइनेटिक में ऐड हो गई। तो k2 इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 प्लस mg इंटू 2r, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो k2 जो होगा वो होगा k1 प्लस mg इंटू 2r, और k1 खुद एज इट इज रहेगा। अब इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे k1/k1 बन जाएगा 1 प्लस mg इंटू 2r डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² n² इंटू gr। अब देख सकते हो m कैंसिल, gr सब कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा, दिस विल बिकम 1 + 4/n²। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी n² + 4 डिवाइड बाय n² + 4 डिवाइड बाय n²। क्लियर? ये क्वेश्चन तो आपको सबका हो जाना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका ये क्वेश्चन छूटना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरेटिकल सवाल है। अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मास ऑफ फोटोन इज 0, सबको पता है, रेस्ट मास की बात हो रही है, तो ये ट्रू हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम, अरे नहीं, मोमेंटम भी तो होता है उसके अंदर, तो ये हो गया फॉल्स। तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। आगे अब ये फिर से देखो कितने आसान, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन तो बड़े आसान आसान आए हैं इस पेपर में, मेनी क्वेश्चन आर वेरी इजी। अब कहता है एक कॉइल है, तो कॉइल जो है घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। तो आपको याद होगा हम लोग इसका फ्लक्स लिखते हैं NBA इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, और फिर इसकी EMF लिखते हैं NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखो क्या कहता है, बताओ फ्लक्स कितना होगा जब मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो इसका मतलब जो कॉइल का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल हो गए। अब इसमें दिक्कत ये होगी कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो गया ना। तो बेसिकली ये कॉइल है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू कॉइल। तो B डॉट ए, फ्लक्स जो होगा B डॉट ए वो बनेगा 0। अगर फ्लक्स 0 तो EMF मैक्सिमम, क्योंकि एक में साइन आ रहा है एक में कॉस आ रहा है, तो फ्लक्स 0 और EMF मैक्सिमम NBA ओमेगा। क्लियर? ये पूछा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिर से डायमेंशन का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सब बच्चों का हो जाना चाहिए था। ये V है वेलोसिटी, तो अब इसके और इसके डायमेंशन सेम होंगे, तो A के डायमेंशन होंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो L(t⁻³ अब देखो C का डायमेंशन होगा टाइम का, तो C का डायमेंशन है सिर्फ टाइम। अब नीचे टाइम प्लस टाइम, ये भी टाइम होना चाहिए, ये भी टाइम होना चाहिए, ऊपर का टाइम नीचे का टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो B का डायमेंशन वेलोसिटी वाले, तो इसका मतलब B के डायमेंशन होंगे L(t⁻⁻1). अगर तुम तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो L हो गया स्क्वायर और t⁻⁻4 + 1, तो यानी कि t⁻⁻3, L का स्क्वायर t⁻⁻3, L का स्क्वायर t⁻⁻3। ठीक है, चलते हैं आगे अगला। अब यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, जैसे सेक्शन B, इसके अंदर कहता है हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब वो ये पास्कल लॉ, तो इसका कंडीशन बनती है F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ठीक है, तो एक जगह पे फोर्स लगा रहा है 100 और एरिया है 6, तो 100/6
इज इक्वल टू दूसरी वाली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, दूसरा वाला 1500, क्योंकि हम क्या करते हैं फोर्स को मल्टीप्लाई करने की, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो F2 की वैल्यू निकलेगी, F2 का वैल्यू निकलेगा 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, फोर्स आ गया। अब आपको चाहिए वर्क डन, वर्क डन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता है 20 सेंटीमीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बनेगा वर्क डन। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब 1/5 मीटर, 20 सेंटीमीटर की जगह मैंने 1/5 मीटर डाल दिया, तो यहां से मेरे पास वर्क डन आ गया। कैलकुलेट कर लो, ये 5 और ये बन जाएगा 300, ये कैंसिल होके बनेगा 100, ये बनेगा 2, 10,000 बाय 2 5000, वर्क डन इज 5000 जूल। आपको पूछा गया है किलो जूल में, तो इसका मतलब आंसर बनेगा 5 किलो जूल, 5 किलो जूल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, कहता है कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। अब इनिशियल टेम्परेचर है 27, 27 का मतलब हो गया 300 केल्विन। तो कहता है प्रेशर डबल करना है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डबल करना है तो टेम्परेचर भी डबल करना है, तो फाइनल टेम्परेचर होगा 600 केल्विन, 600 केल्विन। लेकिन आंसर पूछा है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका मतलब 600 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 327 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन तो आई थिंक आपको सबका हो गया होगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्वेश्चन है। टॉर्क की बात कर रहा है, आपको पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आर मालूम है, आर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ठीक है, और आपको फोर्स मालूम है 1 - 1 + 1, फोर्स इज इक्वल टू 1 - 1 + 1। तो अब आपको टॉर्क चाहिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो आई जे के 1 1 1 1 - 1 1, ये बनेगा डिटर्मिनेंट। पूरा टॉर्क नहीं पूछ रहा है, पूरा कंप्लीट टॉर्क नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वो वाला टॉर्क पूछ रहा है जो z डायरेक्शन में है। तो सिर्फ के कैप को निकालो, सिर्फ के कैप वाला कंपोनेंट निकालो। के कैप को देखोगे तो -1 - 1 यानी कि -2, तो ये बनना चाहिए -2 के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2, आंसर इज 2। मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो आंसर इज 2। तो टॉर्क की सिर्फ z कंपोनेंट निकालनी है, सिर्फ z कंपोनेंट निकालेंगे तो k वाला ही चेक करेंगे, बाकी की कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया -1 - 1 यानी कि -2, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2। आगे चलो, अब ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है, इतना फालतू में इंफॉर्मेशन दिया है, θ1 θ2 दो अलग एंगल दिए हैं, बाद में खुद ही बोल दिया कि दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो जबरदस्ती पहले तो अलग कर दिया, फिर एक जैसा कर दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए अब क्या करना है। तो हम कहते हैं कि θ1 बन रहे हैं सरफेस से, थीटा बन रहे हैं सरफेस से, तो जो नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब जो इंसिडेंस एंगल होगा वो होगा 90 - थीटा, आई की वैल्यू होगी 90 - थीटा। तो जो थीटा के लिए कॉस है, थीटा के लिए जो कॉस की वैल्यू है वो आई के लिए साइन बनेगी। तो बेसिकली साइन आई विल बी इक्वल टू n2/2n1, यानी कि μ2/2 μ1, एक तरह से ऐसे कह सकते हो। n यूज करो या म्यू इस्तेमाल करो, एक ही बात है। μ1 को इधर भेज दो, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2/2, और आप जानते हो कि μ1 साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 साइन आर। तो इसकी जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओ, μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ2/2, ये खत्म, साइन आर का वैल्यू हाफ, यानी कि आर का वैल्यू 30। हो गया खत्म क्वेश्चन। अब कोई एक डायरेक्शन से बनाओ, ठीक है, ये दोनों एक साथ मीट करेंगे, दोनों सिमेट्रिकल आएंगे, तो कोई एक सिलेक्ट कर लो। तो यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, यहां पे अंदर एंटर कर रही है, ये वाला एंगल है आर, इसकी वैल्यू है 30। दूसरी वाली लाइट यहां से आएगी, यहां पे मीट करेगी। अब क्या रखा है, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में डिस्टेंस है d, वो है 4√3। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर बना लेता हूं, मैं आधा लूंगा, आधा, तो 4√3 का हाफ होगा 2√3। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल कितना होगा, 60, और ये हो गई डेप्थ या थिकनेस, स्लैब की थिकनेस x, और यही x निकालना है tan 60 x/2√3। तो मैं कह रहा हूं, मेरे को दिखाई दे रहा है tan 60 x/2√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 x/2√3, x की वैल्यू बनेगी 6। आ गया क्वेश्चन।
इतनी लंबी अंग्रेजी लिखी है, अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, और क्वेश्चन इतना है सिर्फ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अभी आखिरी क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल मोशन का और रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है एक बोट है, ठीक है, बोट की स्पीड 27 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और नीचे नदी की स्पीड है, नदी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो जब बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ साथ, तो बोट की जो टोटल स्पीड होगी वो होगी 27 प्लस 9 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग बोल सकते हैं 36 इंटू 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेसिकली जो बोट है उस बोट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस बोट में से एक आदमी ने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से? 10 से। तो ऊपर फेंका बॉल को 10 से, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल ऐसे जाएगी तो कितनी देर में नीचे आएगी? वैसे तो प्रोजेक्टाइल बनाएगी, ठीक है, तो अब जो बॉल फेंकी है उसकी वर्टिकल स्पीड है 10, तो कितनी देर में नीचे आएगी? 2u/g, 2u साइन थीटा बाई जी कह सकते हो, या 2u/g वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2 सेकंड में नीचे आ जाएगी, 2 सेकंड में। और इसकी स्पीड कितनी है? 10। तो हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा? रेंज, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर। लेकिन दिक्कत यह है कि इसने आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो 20 मीटर का मतलब 2000 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर बनेगा 2000। यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत लोगों ने आंसर 20 तो निकाल दिया होगा, लेकिन अगर आपने यूनिट मिस कर दिया होगा तो आपको दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तो इट इज 2000 सेंटीमीटर। पेपर का डिस्कशन कंप्लीट है। आई होप आपको कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद लगी होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, सीरीज़ को फॉलो करिए, सारे पेपर एक के बाद एक डिस्कस होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।